बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपने उनका जवाब किस तरीके से देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3.2। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 इनर्शिया, नंबर 2 पर है मोमेंटम, 3 फोर्स, नंबर 4 है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एट द एंड हमारे पास है नंबर 5 सेंटीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम इनर्शिया से स्टार्ट लेते हैं। किसी भी बॉडी का अपने स्टेट के अगेंस्ट होने वाले चेंज पर मुज़ाहमत शो करना इनर्शिया कहलाता है। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दर्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्लियर। नंबर 2 पर है मोमेंटम। It is the quantity of motion possessed by a body due to its mass and velocity। सादा लफ्जों में बताता चलूं तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम कहलाता है। इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकली हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू एम वी। इसके एसआई यूनिट की तरफ बढ़ें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैस का यूनिट केजी है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास मोमेंटम का यूनिट बनेगा केजी मीटर पर सेकंड। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, जो कि क्वेश्चन 3.2 की तीसरी डेफिनेशन है। तो दोस्तों, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उन पर लगने वाला पुश और पुल बेसिकली फोर्स ही है, जो कि एक खास डायरेक्शन में बॉडी पर अमल दरामद करता है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। It results from an object's interaction with another object. After that, नंबर 4 पे आ रहा है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो इट इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी मोशन के अगेंस्ट होने वाली मज़ाहमत को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन 3.2 की लास्ट डेफिनेशन है नंबर 5 पर सेंटीपिटल फोर्स। तो प्यारे बच्चों, सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जरूरी होती है। इट इज द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। आज का हमारा क्वेश्चन 3.3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन mass एंड वेट। तो बच्चों, जैसा कि आपने चैप्टर में सीखा कि मैस बेसिकली किसी भी क्वांटिटी में मौजूद मैटर को ही कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, वेट किसी भी बॉडी पर लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स है। इसके अलावा
मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैस को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस, जबकि वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल होता है। मैस क्योंकि किसी भी बॉडी में मौजूद मैटर है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, जबकि वेट की वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ तब्दील होती रहती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3.3 जूस टू एक्शन एंड रिएक्शन। तो आपने डिफरेंस बताना है एक्शन और रिएक्शन के बारे में। जैसा कि बताया गया है इसके आंसर में, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज द एक्शन। पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसको एक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप तस्वीर पर भी देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो जमीन पर फोर्स लगा रहा है। तो पर्सन का जमीन पर फोर्स लगाना यहाँ एक्शन कहलाएगा, और जमीन का फोर्स के रिएक्शन के तौर पे पर्सन को धकेलना रिएक्शन कहलाएगा। द फोर्स exerted by body B on A is called the reaction force. Next 3.3 juice 3, difference between rolling friction and sliding friction। तो रोलिंग फ्रिक्शन, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि एक बॉल जमीन पर रोल करते हुए आगे बढ़ रही है। तो रोल करते हुए बॉल को जिस फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा वो इसकी रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द सरफेस। तो जैसे ही कोई सरफेस जमीन पर या किसी भी बॉडी पर रोल करेगी, तो जो फ्रिक्शन का सामना उसको करना पड़ेगा वो कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन। While on the other hand, sliding friction is experienced by objects that slides along a surface। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, तो स्लाइड करने की वजह से उसको जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है वो उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। इसमें से अक्सर ये भी पूछा जाता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट रोलिंग फ्रिक्शन में कम होने की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें ज्यादा एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में है, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका सादा सा आंसर है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल दरामद ना करे, तो जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो चीज मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, कॉइन कॉर्ड एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई है कि इनिशियली कॉइन रेस्ट में है, और जैसे ही हम कॉर्ड को डिस्प्लेस करते हैं तो अपने इनर्शिया की वजह से बॉडी दोबारा से, जो कि इस केस में हमारे पास कॉइन है, वो दोबारा से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। जबकि हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के अगेंस्ट बॉडी क्या है, अपने स्टेट के अगेंस्ट चेंज में
मुज़ाहमत कर रही है, वो अपने ही स्टेट में वापस आ रही है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन 3.5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और अक्सर ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। व्हाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये सवाल इनर्शिया से मुतल्लिक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इनर्शिया के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कहता है कि बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि वो जिस भी स्टेट में है, उस स्टेट के अगेंस्ट मुज़ाहमत को वो रोकती है। तो when the driver applies the brake, the passenger on the roof of the bus may fall due to inertia। जैसे ही ब्रेक लगेगी तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव करेगा अपने inertia की वजह से, और आगे मूव करने की वजह से उसके गिरने के मैक्सिमम चांसेस यहाँ मौजूद होते हैं। The upper part of the body of the passengers will continue their motion while their lower part of the body is in contact with it, hence they fall forward। तो ये अपने inertia की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। क्वेश्चन 3.6 है, व्हाई डज अ पैसेंजर मूविंग आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स टर्न। तो यहाँ भी हमारे पास इनर्शिया की वजह से बॉडी स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन जारी रखने के लिए बाहर की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न ड्यू टू इनर्शिया, passengers tend to continue their motion in a straight line and falls in the forward direction। क्वेश्चन 3.7 हमें कहता है, हाउ कैन यू रिलेट फोर्स विद चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इनिशियली गाड़ी का मोमेंटम और था, और जब गाड़ी पर फोर्स लगती है तो गाड़ी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसी तरह आप एक और तस्वीर में भी देखें तो एक आपको पर्सन नजर आएगा जो कि पुश कर रहा है किसी शय को, और पुश करने की वजह से मोमेंटम में तब्दीली आती है। तो आज का हमारा सवाल इन्हीं चीजों से मुतल्लिक है कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि फोर्स और मोमेंटम हमेशा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पता चलता है, F इज इक्वल टू ma। दिस रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि रिलेशन है F इज इक्वल टू डी आर डी टी एम वी। एम वी यहाँ मोमेंटम को जाहिर कर रहा है, और यहाँ डी आर डी टी चेंज को जाहिर कर रहा है, क्योंकि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ टी का फैक्टर टाइम को जाहिर करता है। The rate of change of momentum and the force applied are directly proportional to each other। आज का क्वेश्चन 3.8 है, what will be the tension in a rope that is pulled from its end by two equal forces 100 Newton each। तो इसका आंसर होगा, जब भी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अमल दरामद कर रही हैं और हर फोर्स का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। द टेंशन विल बी जीरो इफ इट इज बिकॉज
both forces have equal magnitude but act on same body in opposite direction and cancel each other. आज का क्वेश्चन 3.9 है, action and reaction are always equal and opposite, then how does a body moves? तो बेटा याद रखिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हों। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, so they do not cancel the effect of each other, and under this condition the motion takes place. जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बच्चा साइकिल के पेडल पर फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एज अ रिजल्ट साइकिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.10, a horse pulls the cart. If the action and reaction are equal and opposite, then how does a body move? तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो मुख्तलिफ बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है। जैसा कि इस केस में देखें तो हॉर्स जो है वो एक्शन अप्लाई करता है जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से जमीन एक रिएक्शन हॉर्स के ऊपर अप्लाई करेगी और हॉर्स आगे की तरफ मूव कर जाएगा। कार्ट क्योंकि बंधा हुआ है हॉर्स के साथ, जिसकी वजह से कार्ट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर एग्जाम में आपको ये सवाल आता है तो इसका जवाब कुछ इस तरह से आप तहरीर करेंगे। द हॉर्स अप्लाइड एक्शन ऑन द रोड टू हिज फिट। The reaction is given by the road on the horse, due to which horse moves, and the cart which is tied to the horse will also move. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।